नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे बाई इलेक्शंस के बारे में। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में बाई इलेक्शन डिक्लेयर किया है। अब ये जो बाई इलेक्शन है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली एक अग्नि परीक्षा होने वाला है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हारी तो इनको चीफ मिनिस्टरशिप रिजाइन करना पड़ेगा। करीब 6 महीने पहले वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था, जिसमें उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ममता बनर्जी जी हार गई थी बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी साहब से। इसके बावजूद वो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनी थी अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4। अगर अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4 के अनुसार कोई मुख्यमंत्री या मिनिस्टर बनता है या बनती है तो उनको 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बन के आना पड़ेगा। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ममता बनर्जी जी के पास एक ही ऑप्शन है, एमएलए चुन के आओ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल 1969 में अबोलिश हुआ था। अब इसी बीच में ममता दीदी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने का भी कोशिश किया था, पर देखिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने का या अबोलिश करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 169। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट बस रिकमेंड कर सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके। अब आपको पता है ममता दीदी और सेंटर के बीच में जो टसल है, तो इतना जल्दी पार्लियामेंट तो मानेंगे नहीं। तो अब ममता दीदी के पास एक ही ऑप्शन है, एमएलए चुन के आओ। इसलिए बाई इलेक्शन जो होने वाला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे दोस्तों वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स है, जिसमें से 292 सीट्स में इलेक्शंस हुए थे 6 महीने पहले। 2 सीट्स में इलेक्शंस इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उधर के कैंडिडेट्स का डेथ हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 2 सीट्स का इलेक्शंस को पोस्टपोन किया था। इन 2 सीट्स का इलेक्शंस भी अब होगा। अब ये 2 सीट्स कौन कौन सा है? एक है शमशेरगंज, दूसरा है जंगीपुर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो शमशेरगंज एंड जंगीपुर में जो इलेक्शंस होने वाला है ना, दे आर नॉट बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस तब होता है दोस्तों जब कोई एक्सिस्टिंग सीट खाली हो जाता है। अब शमशेरगंज एंड जंगीपुर में इलेक्शंस तो हुआ ही नहीं था, तो उधर होगा फ्रेश इलेक्शंस या नॉर्मल इलेक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे तो बाई इलेक्शंस कहां हो रहा है? देखिए, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे ना 6 महीने पहले, तब तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए सोवन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने अपना सीट कुर्बान किया था अपना चीफ मिनिस्टर के लिए। उन्होंने अपना एमएलएशिप रिजाइन किया था, तो हो गया ना एक वैकेंसी। तो इस वैकेंसी में बेसिकली भावनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब ममता दीदी कॉन्टेस्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है इनकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी है ये मुझे 100% लग रहा है, क्योंकि ममता दीदी कभी रिस्क नहीं लेगी। इनको पता है अगर हार गई तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहेगी। वैसे ये जो भावनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लग रहा है तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर जो है कहीं ज्यादा होगा, इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस से भावनीपुर में जाके ये कॉन्टेस्ट कर रही होगी, राइट। अब दोस्तों बाई इलेक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी इंपॉर्टेंट है। Fundamentally, by-elections are elections which are held to fill previously elected offices that have fallen vacant. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब कोई existing सीट या कोई existing elected offices vacant हो जाता है, चाहे वो एमएलए का हो, एमएलसी का हो, एमपी का हो, तब जाके बाई इलेक्शन होता है। इसकी जो अथॉरिटी आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1956 में से। वैसे इस एक्ट में कई सारे प्रोविजंस हैं जो बाई इलेक्शन से रिलेटेड है। देखिए, कब एक सीट वैकेंट हो जाता है? एक सीट वैकेंट होने का कई सारे रीजंस हो सकता है। एक है दोस्तों बाई वेकेशन। देखिए, जैसे अब तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए ने अपना सीट कुर्बान किया, उन्होंने रिजाइन किया। बेसिकली रिजाइन होने से, रेजिग्नेशन से वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। दूसरा है कोई अगर एमएलए या एमपी या एमएलसी का डेथ हो जाता है, तब भी नेचुरली एक वैकेंसी क्रिएट होगा। तीसरा है डिक्लेरेशन ऑफ वेकेशन। देखिए, अगर कोई एमएलए या एमपी 60 डेज तक बिना परमिशन का, मतलब हाउस का परमिशन के बिना एब्सेंट रहता है, तब भी स्पीकर जो है इसकी जो पोस्ट है या एमएलए एमपी जो भी है उसको वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है 60 दिन तक बिना परमिशन का, अगर वो हाउस में प्रेजेंट नहीं रहा तब जाके। ठीक है। चौथा है डिक्लेरेशन ऑफ ए इलेक्शन एज वॉइड। आपने ये सुना होगा कभी कभी इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन पिटीशंस फाइल होते हैं, मतलब इलेक्शन जो कंडक्ट कराया गया, जो प्रोसीजर अपनाया, उसमें मैल प्रैक्टिसेस हुआ करके, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। उस टाइम पे भी वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया?
अब दोस्तों वैकेंसीज एक्सिस्ट होने का और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं। एज पर आर्टिकल 101 and 190 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ ए स्टेट। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ था। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा का कोट्टयम, ठीक है, केरला का कोट्टयम। अब हमारा पुराना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिनका नाम है जोस के मानी। जोस के मानी साहब ने क्या किया, जब इनका लोकसभा टर्म 4 साल हो गया था, ठीक है, 1 साल ही बचा था, तब स्टेट में से राज्यसभा इलेक्शन हो रहा था। अब आपको पता है राज्यसभा इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें केवल एमएलए वोट करते हैं। एक एक स्टेट का राज्यसभा सीट्स का अलोकेशन एक एक स्टेट का एमएलए एंड पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए, जोस के मानी साहब ने क्या किया, 4 साल होने के बाद जाके राज्यसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जीत भी गए, और इन्होंने ये लोकसभा एमपी जो है ये रिजाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 101 एंड 190 क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इस केस में भी एक वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। अब जोस के मानी साहब का दिमाग थोड़ा अच्छा था, क्योंकि उनके लिए 6 साल सिक्योर हो गए ना राज्यसभा एमपी बनने से। अब 1 साल में ये रिजाइन करना पड़ेगा उनको, और अगले 5 साल में जीतेगा नहीं जीतेगा ये मालूम नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना जो सीट है उसको सिक्योर कर लिया, राज्यसभा एमपी बन गए। वो अलग बात है, दिस इज ऑल प्योर पॉलिटिक्स। आप देखिए, सेक्शन 68 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1956 क्या कहता है, फेलियर ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन चूजन टू ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू गिव नोटिस। देखिए, अगर कोई एक लोकसभा एमपी या राज्यसभा एमपी दूसरे हाउस का एमपी चुन के आता है, तो इनको हाउस को यह बताना पड़ेगा 10 दिन के अंदर कौन सा एमपी पोजीशन आपको चाहिए, आपको राज्यसभा एमपी रहना है या लोकसभा एमपी रहना है। अगर 10 दिन के अंदर आपने नहीं बताया, आपकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा। वैसे ये केस तो होता ही नहीं है, क्योंकि एमपीज का ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि कौन सा सीट लेना है नहीं लेना है, वो अलग बात है। फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 68 में ये लिखा है, तो ये भी एक केस हो गया ना। आप देखिए, आर्टिकल 101 क्लोज 2 में क्या लिखा है कि ए पर्सन सीट इन पार्लियामेंट विल बिकम वेकेंट इफ द पर्सन हु इज चूजन ए मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड ऑफ ए हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर हैज नॉट रिजाइन एनी ऑफ दोस सीट्स। देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है, जो एमपीज है वो अपने अपने स्टेट में एमएलए का जो सीट है वो भी लड़ता है। अगर वो जीत जाता है और इन्होंने ये रिजाइन नहीं किया और ये एमएलए उन्होंने ओथ भी ले लिया, तब जाके आपका सीट वैकेंट होगा। ये तो हर बार होता है, जितने भी एमपी से जो अपने अपने स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होता है, एमपी पोजीशन रिजाइन करके इधर आ जाता है। अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया और इधर एमएलए भी बन गया, तो इनका एमपी का जो पोजीशन है वो वैकेंट हो जाता है, ये बताया जा रहा है इधर, ठीक है। अब दोस्तों और एक एग्जाम्पल ये है, वैकेंसी में एमर्ज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऑल्सो अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखिए, डिफेक्शन लॉ के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई अगर मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ तब जाकर भी एक वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, ये बताया जा रहा है। डिफेक्शन मतलब क्या है, कोई भी एक एमएलए या एमपी जिस पार्टी से चुन के आता है और उस पार्टी की डिसीजंस को मानते ही नहीं है। देखिए, होता क्या है, नॉर्मली पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेचर में हो, एक पार्टी का डिसीजन क्या है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। पार्टी का जो विप रहता है वो पास ऑन करते हैं, एक बिल को सपोर्ट करना है, नहीं सपोर्ट करना है, या अब्सटेन रहना है वोटिंग से, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सबको कोई भी एक मेंबर अगर माना नहीं, या तो ऐसा केस में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है और उनकी जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो डिस्क्वालीफाई होता है, तब भी एक वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि किसी भी एमपी हो या एमएलए हो, वो किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब वो एमपी या एमएलए रहने लायक नहीं हो जाता है, तब जाके एक वैकेंसी क्रिएट होगा और बाई इलेक्शंस हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा केस है जहां बाई इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराएगा, ठीक है। मतलब देखिए, नॉर्मल रूल ये कहता है एक वैकेंसी रिपोर्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शंस कंडक्ट कराना है, ठीक है। पर कुछ केसेस में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बाई इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराता है। वो कौन कौन सा है, व्हेन द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द मेंबर इन रिलेशन टू वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक लोकसभा एमपी है, इनका टेन्योर है 5 साल का, अब इनका 4 साल 1 महीने होने के बाद डेथ हो जाता है या ये रिजाइन कर लेते हैं। अब कितना दिन बचा है, 11 महीना बचा है। अब 1 साल से नीचे है ना, तब ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, बाई इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराएगा। बोलेगा अभी 11 महीने के लिए क्या फिर से इलेक्शंस कराएगा, इतना सारा खर्चा है, 11 महीने के लिए रहने दो, अगली बार फ्रेश इलेक्शंस होगा तब देखेंगे। और एक केस यह है, व्हेन द ईसीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड बाई इलेक्शंस विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट।
मतलब देखिए कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर नहीं पाते हैं, करा नहीं पाते हैं बाई इलेक्शंस 6 महीने के अंदर जो होना है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और सारे कमिटमेंट्स होगा, या फिर इस तरह कोई पैंडेमिक आ गया, जैसे कोविड-19 की वजह से कई सारे इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था, है कि नहीं। जैसे अभी उत्तराखंड में जो पुराना चीफ मिनिस्टर था वो क्यों रिजाइन किया था, उनको भी 6 महीने के अंदर इलेक्ट होके आना था आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अनुसार, पर बाई इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहा था कुछ कारण से, ठीक है। तो इस तरह की कोई मेजर रीजन हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सर्टिफाई करके दे सकते हैं हम अभी बाई इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में भी हो सकता है। अब जितने पॉइंट्स या केसेस में बोल रहा हूं ये सबका एक रेफरेंस में दे सकता हूं, एक एक केस जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है या हाई कोर्ट का रूलिंग है, इस तरह का। ये जो एक्सेप्शंस मैंने बोला है ना, ये एपी रंगनाथा वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में सुनाया था, अक्टूबर 29, 2018 का एक केस है। हर केस का एक एग्जाम्पल ऐसा है। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन देखिए, जो बाई इलेक्शंस का रिजल्ट है ना, दे डू नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द गवर्नमेंट। नॉर्मली जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है ना, तो ये रूलिंग गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो बाई इलेक्शन होने वाला जहां उधर कोई भी पार्टी जीतो या हारो, इसमें से तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इधर बात कुछ स्पेशल है क्योंकि इनका मुख्यमंत्री ही कॉन्टेस्ट कर रही है, वो बात अलग है। नहीं तो ये बाई इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन होता, इसकी रिजल्ट से किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, पब्लिक अभी किसकी तरफ है, मतलब पब्लिक इस सरकार से खुश है या नहीं है, ये तो पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ब्रिंग्स टू लाइट द लोकल इश्यूज ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लोकल इश्यूज को एक एक सरकार ने कैसे एड्रेस किया, उधर का प्रॉब्लम क्या है, ये सब पता चल जाएगा, लोग खुश है या नहीं है एक पार्टी की तरफ से एक बाई इलेक्शन से। अब देखिए दोस्तों, कोई भी इलेक्शन हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जैसे डेमोक्रेसी में कोई भी इलेक्शन हो, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है ना, पब्लिक खुश है या नहीं है एक एक पार्टी से या एक एक नेताओं से, ये पता चल जाएगा बाई इलेक्शन हो या फ्रेश इलेक्शन हो। पर हमारे देश में होता क्या है, एमएलएस हो या एमपीज हो, ये जितने प्रोविजंस लिखा है ना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बाई इलेक्शन के बारे में, इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे केरला में एक एमपी था, मुस्लिम लीग का एमपी था, कुंजालीकुटी करके, वो एमपी उनको चुन के भेजा था, और जब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, एमपी वाला पोजीशन रिजाइन करके वापस आ गया। अब आप देखिए, एमपी वो रिजाइन कर लिया, एमएलए तो बन गया, अब एमपी का सीट वैकेंट हो गया। अब वैकेंट होने से फिर से एक इलेक्शन कंडक्ट कराना है, उसमें कितना खर्चा है दोस्तों। इस तरह पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, आप ये वेस्ट बंगाल का ही एग्जाम ले लीजिए, ममता बनर्जी को बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एमएलए को रिजाइन करवाया, अब बाई इलेक्शन हो रहा है उधर। अब ये बाई इलेक्शन के जो पैसे वो कहां से आता है, हमारी टैक्स मनी है कि नहीं दोस्तों। इस तरह अगर बताएगा तो इंडिया में काफी चीजें बता सकता हूं जो बस पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए पब्लिक मनी को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो भी हो, बाई इलेक्शंस के बारे में छोटा सा एक वीडियो था ये, आई होप आपको समझ में आ गया। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।